हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सवाल जो थे जहाँ पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। उन क्वेश्चन में आप डेफिनेटली ऑब्जेक्शन करिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपका ओरिजिनल जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हो, स्क्रीन पे दिखा हो, वहां पे यहाँ पे क्रॉस ना लगा हो, वहां पे आई सेक्शन या जैसा बच्चे बता रहे हैं वैसा वहां पे मेंशन हो। लेकिन जो रिस्पॉन्स के लिए जो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आई है, यहाँ पे इसमें क्रॉस लगा हुआ है और इसमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन में भी था। तो यहाँ पे जब सेक्शन के बारे में आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लिखा हुआ है फॉर कंप्रेशन मेंबर द क्रॉस, यहाँ पे सिंबल जो है मार्क यहाँ पे नहीं बन पाया है, इज प्रेफर्ड बिकॉज इट। अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे जब सिंबल ही नहीं है तो इसके लिए आप क्वेश्चन में जो है मिसिंग है, क्वेश्चन मिसिंग है, इसके लिए ऑब्जेक्शन जरूर कर सकते हो। अगर ये एग्जामिनेशन में भी ऐसा होगा, एक्चुअल सीट में भी ऐसा होगा, तो यहाँ पे आपके मार्क्स मिलेंगे। ऑल्दो यहाँ पे आई सेक्शन होता तब आपको यहाँ पे फिर सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अगर क्रॉस लिखा हुआ है तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जो कि बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना था कि सर एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ पे आई सेक्शन लिखा हुआ था। एक बार आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या था एग्जाम सेंटर में। ऑल्दो मैं इसको कर रहा हूँ ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन की कैटेगरी में क्योंकि यहाँ पे एक मिसिंग डेटा है। ठीक है, अगला जो सवाल है, द मिनिमम स्लोप फॉर एन एसेसिबल रैंप एज पर द मोस्ट बिल्डिंग कोड इज। अब बिल्डिंग कोड के हिसाब से मिनिमम स्लोप पूछा गया है दोस्त। जो लोग 1:12 आंसर किए होंगे, डेफिनेटली वो लोग चाहते होंगे कि उनका आंसर यही सही रहे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लेवल डिफरेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। और नेशनल बिल्डिंग कोड को जब भी हम लोग देखते हैं तो वहां पे आपको लेवल डिफरेंस के हिसाब से मिनिमम रैंप, मिनिमम ग्रेडियंट दिया रहता है, मिनिमम ग्रेडियंट ऑफ रैंप दिया रहता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई कि ज्यादा से ज्यादा हम कितना रख सकते हैं स्लोप। तो यहाँ पे आपको पता है कि 150 से 300 के लिए 1:12 है, 301 से लेके 750 के लिए 1:12 है, 751 से लेके फिर 3000 तक के लिए 1:15 है, और मोर देन 3000 के लिए आपको 1:20 है। तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? आपको यहाँ पे देखिए, मिनिमम स्लोप फॉर एसेसिबल रैंप एज पर द मोस्ट बिल्डिंग कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें आपको 1:20 के साथ आप जा सकते हो। यहाँ पे 1:20 के लिए आप लोग, जिन लोगों ने 1:20 यहाँ पे मार्क करा है दोस्त, 1:20 के लिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मार्क्स मिलने चाहिए, इस सवाल में भी आपके नंबर कटने नहीं चाहिए, यहाँ पे नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी देख लेते हैं और यहाँ पे रेफरेंस में आप लोग डाल देना इस कोड को। ठीक है, अगला सवाल देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट ने गलती की होगी एग्जामिनेशन हॉल में। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ, क्लेरिफाई कर देता हूँ कि क्या आंसर सही है और क्या सही होना भी चाहिए। द assumption in pure bending that plane section remain plane after bending leads to which stress distribution। अब यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ लिया है मेरे भाई। जनरली आप लोग पढ़ते हो कि सर, अजम्पशन में आपने पढ़ा भी होगा कि सर प्योर बेंडिंग, वैसे तो लिख दिया यहाँ पे, आपने जनरली पढ़ते हो आपकी प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इसके लिए आप लोग स्ट्रेन डायग्राम को लीनियर बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर। स्ट्रेन डायग्राम तो लीनियर होता ही है सर, स्ट्रेन डायग्राम बिल्कुल लीनियर होगा। यहाँ पे स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होगा। लेकिन यहां पे पूछा गया है सर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी लीनियर होगा कब? जब हुक्स लॉ वैलिड होगा, इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर हुक्स लॉ वैलिड होगा, तो उस केस में क्या होगा? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी लीनियर होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो सर इसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा। लेकिन आपको यह भी पता है कि सर इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्योर बेंडिंग लिखा हुआ है, ये ध्यान देना। इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग, तो प्योर बेंडिंग के अजम्पशन में ही आप लोग ये सारी चीजें पढ़ते हो। द अजम्पशन इन प्योर बेंडिंग, तो प्योर बेंडिंग के अजम्पशन में ही आप लोग पढ़ते हो कि मटेरियल इज होमोजीनियस, इलास्टिक, हुक्स लॉ इज वैलिड, ये सब आप लोग प्योर बेंडिंग के अजम्पशन में ही पढ़ते हो। तो हुक्स लॉ वैलिड है, अगर प्योर बेंडिंग के अजम्पशन में हम लोग लिख रहे हैं कि हुक्स लॉ वैलिड है, तो उस केस में ये भी बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी लीनियर होगा। तो यहाँ पे ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑब्जेक्शन करने पे आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को भी मुझे भेजा कि सर इसमें भी कंफ्यूजन है। अब आप बताओ, इसमें आपने आंसर क्या टिक किया है? अगर इसको नहीं लगाया तो कुछ और लगाया होगा।
तो क्या पैराबोलिक लगा दिया है क्या एक्सपोनेंशियल, वो तो वैसे ही गलत होगा। आपका आंसर यहाँ पे डी पार्ट फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर इसमें सारे ऑप्शन को हटा देते हैं, ये बोनस हो जाएगा, नहीं होगा बेटा, यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट माना जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने देखे यहाँ पे, जो आरआरबी के जो आंसर है उसमें यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। तो बहुत ही कम क्वेश्चन थे, मोस्टली क्वेश्चन ज़्यादातर सही थे। नॉन टेक पार्ट में भी कुछ पोर्शन आपको देखने को मिले हैं, तो उन सभी का ऑब्जेक्शन फटाफट रेज कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं जरूर बताना। अगर आपके नंबर ठीक आ रहे हैं, आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम ग्रुप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको जरूर वहां पे गाइड करूंगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, इस डिलेमा में आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो आप डिस्कशन कर सकते हो। आप बस केवल और केवल टेलीग्राम पे सर्च कर लेना रजत सर सिविल पीडब्ल्यू, आप ये सर्च कर लीजिएगा रजत सर सिविल पीडब्ल्यू, आपको ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी मिल जाएगा। @ लगा के यहाँ पे ये पूरा लिखोगे एक में बिना स्पेस के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपको मेरी टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी। वहां पे आप मैसेज भी कर सकते हो, वहां पे आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। देखिए आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है और आप लोगों ने उसमें क्वेश्चंस भी देख लिए होंगे। मुझे सर्वे सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्शन क्वेश्चन देखने को मिला। इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स लिखी थी और बोला था चेंज पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू आपने इन तीनों स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। पहली स्टेटमेंट लिखी थी कि इट इज नोन एज टर्निंग पॉइंट, ये करेक्ट है, चेंज पॉइंट को टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। दूसरा बोला है प्लस साइट इज टेकन ऑन द चेंज पॉइंट ऑन वन सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू एसरटेन द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट। प्लस साइड किसको बोलते हैं? बैक साइड को। बोल रहा है बैक साइड वहां पर लेते हैं जहां पर हमें आरएल निकालना होता है, तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि आप प्लस साइड वहां लेते हो जहां आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एस्टेब्लिश करना होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और ये बात यहां लिखी भी गई है बीसी पुन्मिया की बुक में, आपके पास मेंशन किया गया, देखिएगा ये पॉइंट, द माइनस साइट इज टेकन ऑन द पॉइंट ऑन वन सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू एसरटेन द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट, और प्लस साइट इज टेकन ऑन द सेम पॉइंट इन अदर सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू एस्टेब्लिश न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तीसरी स्टेटमेंट भी यहीं से लिखी गई है, एज इट इज इस बुक की स्टेटमेंट है। तो माइनस साइट की जगह यहां लिखा होना चाहिए था स्टेटमेंट 3 में प्लस साइट। तो क्वेश्चन में लिखा है माइनस साइट इज टेकन ऑन चेंज पॉइंट टू एस्टेब्लिश द न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी रॉन्ग हो गया, या माइनस की जगह प्लस होना चाहिए था। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 यहाँ पर आपकी जो है, जो स्टेटमेंट 1 है वो यहाँ पर करेक्ट होगी। देखिए जब आपको ऑब्जेक्शन करना है, ऑब्जेक्शन में आपको लिखना है बुक नेम, बुक हमारी सर्वेइंग वॉल्यूम 1 बाय डॉक्टर बीसी पुन्मिया 16th एडिशन, चैप्टर 9 लिखना है लेवलिंग, पेज नंबर 214, और टर्म्स एंड एब्रीवेशंस में वहां पर मेंशन किया गया है इन टर्निंग पॉइंट डेफिनेशन इट इज क्लियरली मेंशन दैट माइनस साइड इज टेकन ऑन द पॉइंट where the elevation has to be determined, और प्लस साइड कहां पर लेना है? जहां पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एस्टेब्लिश करेंगे, hence the correct option is only 1। तो आपको ये ऑब्जेक्शन करना है, मैंने पूरा रेफरेंस आपको बता दिया। इसके अलावा आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट है, आप मुझे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं सिमरन मैम पीडब्ल्यू के साथ, और यहाँ कमेंट सेक्शन में भी आप अपना कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।